हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एरेज को थोड़ा देखेंगे और एरेज के प्रोग्रामिंग सेक्शन से ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। बात यह है कि सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन में एरेज 3 या 4 क्वेश्चन आ सकता है एरे प्रोग्राम का। और अगर तुम एरे से कंफर्टेबल हो ना, लाइक एरे इज ईजी, स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन में बहुत ईजी चीज़ है एरेज। बट इसका जो एक फॉर्मेट है, इसका जो एक फ्रेम है ना, इसका जो लाइंस दिखता है तुमको, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखता है, उससे कई लोग अनकंफर्टेबल रहता है, जिसके वजह से उसको लगता है कि एरेज हार्ड है। बट एरेज बहुत ज़्यादा ईजी है। और स्ट्रिंग्स में तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट एरे में वैसा कुछ नहीं है। एरे में बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना पड़ता है, मतलब एक इफ, बस एक इफ रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसका फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड है, मतलब एक फ्रेम है और उसमें बस थोड़ा थोड़ा लाइन लिखना है, बाकी तो सेम ही रहेगा, उस टाइप का चीज़ है एरेज। तो इसलिए एरेज बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए हम ये तुमको बता रहे हैं एक बार कि जो लोग भी एरेज को सोच रहा है कि नहीं ये दिक्कत करेगा या डिफिकल्ट है, तो उसको हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि एरे सबसे कंफर्टेबल, सबसे ईजी पार्ट है। तो एक बार हम तुमको कोशिश करते हैं इसको आसान कैसे कैसे देखना है एरे इसको। तो जो एरे का डिक्लेरेशन होता है ना, वो ये होता है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम एरे को, और ये एन जो है वो उसका साइज है। तो एन की जगह हम साइज हमेशा क्या करते हैं ना, एन इक्वल टू 10 ऊपर में लिख देते हैं, जो भी साइज है उसको ऊपर में लिख देते हैं, और जहां जहां साइज का जरूरत पड़ता है वहां पे एन लिख देते हैं। तो यहाँ पे चाहे तुम 10 लिख सकते हो, चाहे ऊपर में अगर एन इक्वल टू 10 दे चुके हो तो एन लिख सकते हो, क्योंकि उसका साइज एन है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 10 नंबर्स। अब ये जो 10 नंबर है, जो 10 हम इस बार 10 का एरे क्रिएट किया है ना, साइज 10 है, तो एंटर 10 नंबर्स, और फिर एक फॉर लूप चलता है। और ये जो चीज़ है ना, ये क्या कर रहा है, जो एन ए एम एट, इस बार नाम हम लोग क्या दिए हैं, एन ए एम, ठीक है, ए नहीं दिए हैं, एन ए एम दिए हैं। तो एन ए एम एट 0, एन ए एम एट 1, एन ए एम एट 2, एन ए एम एट 3, इस टाइप से एन ए एम एट 9 तक 10 ठो डब्बा बना होगा जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। और इसमें क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर दे कि भाई 10 नंबर एंटर कीजिए, और 10 नंबर को एंट्री लेने के लिए फॉर लूप चला रहे हैं, और ये एस सी डॉट नेक्स्ट स्कैनर क्लास के थ्रू एंट्री ले रहा है। मतलब ये इनपुट लेने के लिए है कि दसों डब्बा में यूजर जो है वो इनपुट दे। तो सबसे पहले आई इक्वल टू 0, इनिशियली आई इक्वल टू 0 रहेगा, तो नाम एट 0 है ना। कि फॉर लूप एक्चुअली में एक ही लाइन है, इसीलिए हम इसका कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं, बट ये फॉर लूप लगभग ऐसा है, तुम चाहो तो इसका कर्ली ब्रेसेस दे सकते हो। तो आई इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लूप के अंदर जाएगा, तो नाम एट 0 पे यूजर एंट्री करेगा, है ना। नाम एट 0 इक्वल टू जो भी यूजर एंटर करेगा, एस डॉट नेक्स्ट एंड। फिर ये फॉर लूप बंद हो रहा होगा, तो फिर वापस अपडेट होगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 1 होगा एक्चुअली, और फिर ये फॉर लूप के अंदर जाएगा, तब फिर ये नाम एट आई एक्चुअली हो चुका होगा नाम एट 1, तो नाम एट 1 इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट एंड, यूजर से एंट्री ले लेगा, ठीक है। फिर ये फॉर लूप बंद हो रहा है, फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू अपडेट होगा, आई का वैल्यू 2 आएगा, फिर नाम एट 2 इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट एंड। तो इस तरीके से क्या है, नाम एट 2, नाम एट 3, नाम एट 3, नाम एट 4 डॉट 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 नाम एट 9 तक यूजर से वो एंट्री ले लेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारा एलिमेंट का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है तुमको ये भी पूछे कि इवन का सम कैलकुलेट करना है या ऑड का कैलकुलेट करना है, इस टाइप का भी पूछ सकता है। बट सम कैलकुलेट करने के लिए देखो लॉजिक कितना छोटा सा है। इंट सम का वैल्यू 0 की है, सम अभी हम लोग निकाला नहीं है, बट सम का इनिशियल वैल्यू 0 कर दी है, फिर एक एक करके एलिमेंट इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये फिक्स्ड है कि जब भी इतना काम तो पक्का होगा, ठीक है, ये इनपुट लेने वाला और यहाँ तक का काम तो पक्का है, लगभग सेम चीज तुमको हर प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। उसके बाद लॉजिक सिर्फ इतना सा है, और इस लॉजिक में भी हम एक बात तुमको पक्का बता दें कि ये वाला जो फॉर लूप है ना, वो हर बार होगा ही होगा। मतलब ये फॉर लूप चाहे एरे का कोई भी प्रोग्राम है, एक बार ये फॉर लूप लिखना ही पड़ेगा लॉजिक में। हाँ, उसके ऊपर ये इंट सम इक्वल टू 0 लिखे हैं, क्योंकि हमको इनिशियलाइज करना था सम को 0 से। और फिर देखो नीचे में लॉजिक अगर कहें तो एक ही लाइन का है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम एट आई। सम का वैल्यू 0 की है, फिर 0 से लेके 10 तक, है ना, n का वैल्यू तो 10 है जो मेरा साइज है एरे का, n तक इसको चला रहे हैं। तो सम का नया वैल्यू, सबसे पहले i का वैल्यू 0 था, इनिशियल वैल्यू 0 था, सम के अंदर वैल्यू कुछ स्टोर्ड स्टोर्ड था, तो सम का नया वैल्यू इज इक्वल टू सम का पुराना वैल्यू प्लस नाम एट i। तो i का इनिशियल वैल्यू तो 0 था, तो नाम एट 0,
तो नाम एट जीरो में जो भी नंबर होगा वो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो प्लस जो पहला वैल्यू हम लोग स्टोर किए थे वो सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सम का वैल्यू हो गया, पहला जो वैल्यू था वही। उसके बाद ये लूप बंद होगा, आई का वैल्यू अपडेट होगा और आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये फॉर लूप के अंदर आएगा क्योंकि 1 इज लेस देन 10 और सम का नया वैल्यू इज इक्वल टू सम का पुराना वैल्यू प्लस नाम एट आई। तो सम का पुराना वैल्यू में जो पहला वैल्यू हम लोग स्टोर किए थे वो हो गया और आई का वैल्यू भी 1 है तो नाम एट 1 हो गया, मतलब जो कि दूसरा नंबर हम लोग स्टोर किए थे। तो सम का नया वैल्यू क्या हो गया, सम का नया वैल्यू हो गया पुराना वैल्यू जो कि था जो पहला वैल्यू हम लोग स्टोर किए थे प्लस जो दूसरा वैल्यू हम लोग स्टोर किए थे। तो ना सम का भी वैल्यू हो गया पहला वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू, है ना, जो दो हम लोग डब्बा में हम लोग नंबर्स डाले थे एन एम एट 0 प्लस एन एम एट 1 हो गया है। इस तरीके से ये लूप फिर रन करेगा, तो अगले बार जब रन करेगा तो सम में स्टोर हो जाएगा नाम एट 0 प्लस नाम एट 1 प्लस नाम एट 2। और जब ये लूप 10 बार रन कर चुका होगा तो इसमें स्टोर हो चुका होगा नाम एट 0 प्लस नाम एट 1 प्लस नाम एट 2 प्लस नाम एट 3 प्लस नाम एट 4 डॉट 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 प्लस नाम एट 9, मतलब 10 नंबर का सम इसमें स्टोर हो चुका होगा। तो बात यह है कि तुमको ये वाला पार्ट जो है ना ये हर प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो हम प्रोडक्ट वाला दिखाते हैं, प्रोडक्ट वाले में भी देखो कि क्या किए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट एकदम सेम है। ठीक है, एरे का नाम हम NAM दे रहे हैं हर बार, है ना, NAM ही दे रहे हैं एरे का नाम। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तो एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है, बस क्लास का नाम हम प्रोडक्ट दे दिए हैं। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू हम देंगे p इक्वल टू 1। प्रोडक्ट का सम का इनिशियल वैल्यू हम लोग देते हैं 0 और प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू हम लोग देते हैं 1। क्यों देते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू हम 0 दे देंगे तो जो नंबर्स आगे आएगा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा, और 1 से करेंगे तभी सही रहेगा ना, क्योंकि 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इंटू 0 तो 0 हो जाता है ना। तो अगर पहला नंबर 3 है तो हमको प्रोडक्ट निकालना है तो 3 इंटू 1 करना बेटर है, तो प्रोडक्ट को इनिशियलाइज करते हैं 1 से। और इस बार देखो ये फॉर लूप वापस से आ रहा है ना, पिछले बार भी ये फॉर लूप था, इस बार भी ये फॉर लूप है। और फिर p इक्वल टू p इंटू नाम एट आई। ठीक है, क्योंकि एक एक करके जो एलिमेंट तुम्हारे पास आएगा ना, तुमको लॉजिक ये लिखना है कि नाम एट आई तुम्हारे पास आते रहेगा एक एक करके, मतलब एक एक करके जो एलिमेंट है वो ये तुम एरे का नाम अगर a देते हो तो a एट आई में आते रहेगा नया नया वैल्यूज। हम NAM एट आई दिए हैं, NAM दिए हैं, इसलिए NAM एट आई में नया नया वैल्यूज आते रहेगा और 10 बार ये लूप चलेगा, है ना, क्योंकि हम ऊपर में फॉर लूप चला दिए हैं तो 10 टाइम्स जो वैल्यूज है NAM एट आई का वो आते रहेगा मेरे पास। और हम एक ऐसा लॉजिक लिखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाए। तो देखो इतना छोटा सा लॉजिक है, p इक्वल टू p इंटू नाम एट आई और p का इनिशियल वैल्यू कर दिए हम 1 और फिर मेरा प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। और जो भी प्रिंट करना है ना तुमको, जो भी चीज़ प्रिंट करना है, अगर तुमको एक फाइनल चीज़ प्रिंट करना है जैसे कि प्रोडक्ट निकालना है सारे एलिमेंट का, तो वो प्रोडक्ट कभी भी फॉर लूप के अंदर नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट को 10 बार प्रिंट नहीं ना करना है, प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट है उसको एक बार निकालना है, फाइनल वैल्यू निकाल के प्रिंट करना है। तो फिर वो चीज़ जो है वो तुम्हारा बाहर प्रिंट होगा फॉर लूप के, ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के बाद। हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कि तुमको उस बहुत सारा एलिमेंट दिया गया है, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, तब तुम्हारा जो प्रिंट होगा वो किसके अंदर होगा, फॉर लूप के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि कई सारा इवन नंबर्स हो सकता है ना, तो प्रिंट होगा इवन नंबर्स, है ना। अगर किसी को ड्राई रन करके नहीं समझ आता तो वो ऐसे समझो कि फॉर लूप तो बहुत बार रन होने वाला है, तो अगर तुमको इवन नंबर्स प्रिंट करना है तो इवन नंबर्स बहुत सारा हो सकता है एक एरे में, है ना, 10 नंबर्स में से कई सारा नंबर्स इवन हो सकता है। तो उस केस में तुम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट जो लिखोगे वो फॉर लूप के अंदर होगा, इस 2 गेट के अंदर होगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। लेकिन अगर तुमको सम निकालना है तो क्या है कि पूरा सम निकालने के बाद ही तो प्रिंट करोगे, तो इसीलिए उस समय सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन इसके बाहर रहेगा, है ना, ये जो फॉर लूप है उसके गेट बंद होने के बाद रहेगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब तुम्हारे सेमेस्टर 2 एग्जाम्स के लिए कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने पूछते। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम है कि 10 नंबर का हम इनपुट ले रहे हैं। अगर 10 की जगह 20 नंबर का इनपुट लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, n का वैल्यू 20 कर देंगे, जितना भी नंबर का इनपुट लेने बोलेगा हम n का वैल्यू वही कर देंगे। तो अभी तो n का वैल्यू 10 है। उसके बाद लॉजिक देखो सिर्फ इतना सा है, ठीक है। फिर वो फॉर लूप यूज हो रहा है, लेकिन फॉर लूप के अंदर इस बार स्टेटमेंट ये छोटा सा इतना सा है, और इंट मैक्स इज इक्वल टू नाम एट 0। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि मैक्स एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं मैक्स,
और उसमें स्टोर कर दे रहे हैं जो जो भी पहला वैल्यू यूजर स्टोर किया था। 10 वैल्यूज यूजर डाला है ना, रन के टाइम में 10 वैल्यूज आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि जो सबसे पहला वैल्यू है वो मैक्सिमम है एक बार के लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट को देख रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट आएगा, है ना। इस फॉर लूप के कारण होता क्या है कि एक एक करके एलिमेंट आते जाता है NAM एट आई में, और हम चेक कर रहे हैं कि क्या NAM एट आई मोर देन मैक्स है। मैक्स में एक वैल्यू स्टोर कर चुके हैं पहले शुरू में, और फिर पहला वैल्यू आया NAM एट आई में, जो पहला वैल्यू था ना NAM एट 0, क्या NAM एट 0 इज मोर देन मैक्स? ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्स में भी NAM एट 0 ही स्टोर्ड है, तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये इफ कंडीशन सच नहीं होगा और फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ कंडीशन सच नहीं होगा तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं ना होगा जो भी हाईलाइटेड है। तो इसलिए फॉर लूप का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू जब 1 हो जाएगा और फॉर लूप के अंदर आएगा तो पूछेगा कि इफ NAM एट 1 इज मोर देन मैक्स, मतलब जो सेकेंड वैल्यू हम लोग स्टोर किए हैं, क्या वो जो मैक्स में अभी वैल्यू स्टोर्ड है ना, मैक्स में भी नाम एट 0 ही स्टोर्ड होगा, तो क्या नाम एट 0 से बड़ा है? तो अगर बड़ा है दूसरा वैल्यू जो हम लोग स्टोर किए हैं पहला वैल्यू से, तो क्या होगा, मैक्स में स्टोर हो जाएगा। अगर दूसरा वैल्यू बड़ा होगा पहला वैल्यू से तो मैक्स में स्टोर हो जाएगा दूसरा वैल्यू, है ना। और अगर नहीं होगा तो पहला वैल्यू ही स्टोर रहेगा, क्योंकि इफ कंडीशन सच हुआ नहीं है तो ये मैक्स इज इक्वल टू नाम एट आई एग्जीक्यूट होगा नहीं, मतलब पहला दूसरा में जो बड़ा है वही मैक्स में रहा। फिर ये फॉर लूप बंद हुआ, आई का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2, तो ये नाम एट आई मतलब नाम एट 2 इज मोर देन मैक्स, तो जो भी वैल्यू अभी मैक्स में होगा, जो भी पहला और दूसरा में जो भी बड़ा होगा वही मैक्स में होगा। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि नाम एट 2 मतलब जो तीसरा वैल्यू है हम लोग का, वो अगर बड़ा है मैक्स से, जो तीसरा वैल्यू है वो बड़ा है मैक्स से, ये कब होगा, जब पहला और दूसरा से बड़ा होगा तीसरा, है ना। पहला या दूसरा दोनों में से किसी में दोनों में जो भी बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा तीसरा, मतलब तीसरा तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन सच होगा, ठीक है। क्योंकि मैक्स में अभी पहला और दूसरा का मैक्सिमम एलिमेंट है, और अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या नाम एट 2 मतलब जो तीसरा वैल्यू है क्या वो मैक्स से बड़ा है, तो ये कंडीशन तभी सच होगा जब तीसरा वाला एलिमेंट पहला दोनों एलिमेंट से बड़ा होगा, है ना, दोनों ही कंपैरिजन में बड़ा होगा। और अगर नहीं होगा तब तो हम लोग कोई एडिट नहीं करेंगे, अगर पहला दोनों में कोई है तब तो हम लोग कोई एडिट नहीं करेंगे। बट अगर ये कंडीशन सच होगा तो हम लोग मैक्स के अंदर, है ना, अगर तीसरा वैल्यू सबसे बड़ा होगा तो मैक्स के अंदर तीसरा वैल्यू आ जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू नाम एट 2 हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होगा, है ना, ये कंडीशन सच नहीं होगा, तो क्या होगा, मैक्स में वही वैल्यू रहेगा जो ऑलरेडी था, मतलब तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही मैक्स में स्टोर्ड है। इस तरीके से चौथे को देखेंगे, पांचवें को देखेंगे, छठे को देखेंगे, और अगर कोई वैल्यू मिलता है जो कि मैक्स से बड़ा है तो हम लोग मैक्स में उसी का वैल्यू स्टोर कर देंगे, और नहीं तो फिर मैक्स में जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है उसी को रहने देंगे। एक एक करके देखते जा रहे हैं और ये काम होते जा रहा है। तो ये मैक्सिमम का प्रोग्राम है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए तुमको इसमें। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम निकालना है इवन नंबर्स का और मैक्सिमम निकालना है ऑड नंबर्स का, तो उसमें भी कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे एक लगा देंगे हम लोग, इफ नाम एट आई मॉड, है ना, इफ नाम एट आई मॉड इक्वल टू 0 और मैक्स का इनिशियल वैल्यू जो है वो स्टोर करने में थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो चांसेस कम ही है पूछने का। बट अगर ऐसा पूछ भी देगा तो तुम लॉजिक ये लगाना कि यहाँ इफ नाम एट आई मॉड इक्वल टू 0 एंड फिर ये कंडीशन लगा देना और फिर ये काम करना। और जो इनिशियल वैल्यू स्टोर करोगे उसमें थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छा करना इनिशियल का वैल्यू ये भी कर सकते हो तुम, है ना, इस टाइप का कोई वैल्यू दे दो ऐसे, है ना, बहुत बड़ा एक नेगेटिव नंबर, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ये दो तरीका हो सकता है, चलो ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा मैक्स का वैल्यू नाम एट 0 देना। उसी तरीके से मिनिमम निकालने के लिए बस एक चेंज होगा मैक्स की जगह, मैक्स में जो होता है लगभग सेम होगा, बट ये जो सिंबल है ना वो चेंज कर जाएगा। और क्योंकि मैक्स निकाल रहे हैं इसलिए मैक्स की जगह नाम जो है हम लोग मिन देंगे, मतलब ये एक सिंबल चेंज होने से मैक्सिमम की जगह मिनिमम निकल जाएगा। क्योंकि इस बार हम लोग को सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है, तो हम लोग चेक करते रहेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो इससे काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम निकालना है और साथ में मैक्स का पोजीशन भी निकालना है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो कहाँ किस पोजीशन पे पाया जाता है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है कि एक और वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए मैक्स पी, जो कि पोजीशन बताता है,
और उसमें हम लोग स्टोर कर देंगे। जैसे जैसे ये इफ कंडीशन जब जब सच होगा तो मैक्स पी में आई का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर भी पता चल जाएगा कि किस इंडेक्स नंबर पे तुम्हारा मैक्सिमम स्टोर्ड है, मैक्सिमम नंबर जो आ रहा है वो किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है। और ये मैक्सिमम के लिए लॉजिक तो सेम है, ये नामेटा इज मोर देन मैक्स, और इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। फिर इस प्रोग्राम में तुम्हारा सारा है मैक्स मिन प्रोडक्ट सभी को हम डील कर दिए हैं। इसमें तुम्हारा देखो सम भी निकल जाएगा, प्रोडक्ट भी निकल जाएगा, मैक्सिमम भी निकल जाएगा, मिनिमम भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा एक ही प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम को तुम देख सकते हो, इनिशियल वैल्यूज क्या क्या देते हैं सबका वो भी देख सकते हो। और बस ये ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, हमेशा यही देना है ना, मतलब मैक्स का वैल्यू नामेट जरूर ही देना, मिन का वैल्यू नामेट जरूर ही देना, मैक्स पोजीशन अगर रहे तो 0 देना, मैक्स मिन पोजीशन रहे तो 0 देना, यही ज़्यादा अच्छा है। वो -9999 से ज़्यादा अच्छा यही है। लेकिन इवन का मैक्स निकालना होगा और ऑड का मैक्स निकालना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आने का कम है, बट अगर आएगा तो तुमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक पार्ट हम तुमको बता चुके हैं, दूसरा पार्ट तुम अपने सोचना अभी तुरंत दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। चलो एवरेज, अगर एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम लोग एग्जैक्टली जो सम निकालते हैं, इस बार एरे का हम लोग नाम दे दिए हैं ए, ठीक है। तो इंट ए नाम का एरे क्रिएट किए और उसमें फिर सारा इनपुट ले लिए। तो ये जो पार्ट है वो तो तुम फेमिलियर हो चुके हो, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, इनपुट लेना है 10 नंबर्स को या जितना भी नंबर्स दिया है। 20 दिया तो इनका वैल्यू 20 लिख देंगे इस जगह पे, और फिर ये इनपुट लेना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है, सारा एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाय जितना नंबर्स था। तो जितना नंबर्स था वो तो n नंबर्स है ना, 10 नंबर्स था हम लोग के पास। तो सम निकालना हम लोग देखे ही थे कि इंट सम को 0 करते हैं, फिर एक फॉर लूप चलाते हैं और सम इज इक्वल टू सम प्लस a आई करते हैं। और उसके बाद आखिरी में है ना, इस फॉर लूप से निकल के सिस्टम डॉट प्रिंटलन एवरेज प्लस सम डिवाइडेड बाय n, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है पूरा सम निकालिए और डिवाइड कर दीजिए उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग के पास n था, तो ये काम हो गया तुम्हारा। अच्छा, अगर हम लोग को सम ही निकालना रहे लेकिन जो एलिमेंट्स लेना रहे है ना, जो एरे लेना वो डबल टाइप का हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि डबल लेंगे। ये जो एरे हम लोग लेते थे ना, ये एरे का जो फॉर्मेट है उसको डबल टाइप का कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और फिर यहाँ पे sc.next डबल होगा। साइज तो हमेशा इंटीजर ही टाइप का होगा, जो भी साइज है 10 नंबर लेंगे, 20 नंबर लेंगे, 30 नंबर लेंगे, वो तो इंटीजर टाइप ही रहेगा। तो इंट n इक्वल टू 10 लिखे और बाकी तुम्हारा यहाँ पे जितना भी जगह पे वो एरे का बात आ रहा था तो वहाँ पे डबल लिख दिया, नेक्स्ट डबल हो गया और यहाँ पे भी डबल हो गया। तो इनपुट वाला पार्ट तो क्लियर है। अब जो सम होगा वो भी डबल टाइप का ही होगा और बाकी देखो सब कुछ सेम है जैसा सम में हम लोग किए थे। तो ये तुम्हारा एक आसान टाइप का प्रोग्राम होता है, सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना, इस टाइप का जो चीज़ होता है वो बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को बोले एरेज में कि हम लोग को वो नंबर्स प्रिंट करना है जो कि इवन है, ठीक है, तो देखो इनपुट वाला पार्ट सेम है, इनपुट वाला पार्ट सेम है, जिससे तुमको कुछ नंबर्स ज़रूर मिल जाएगा अगर इतना भी लिख देते हो तो, लेकिन उससे ज़्यादा ही लिखना है, तुमको पता है कि फॉर लूप एक चलाना ही है। फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे ऊपर में प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इवन नंबर्स आर, क्योंकि हम लोग को एक बार लिखना है इवन नंबर्स आर और उसके नीचे सारा इवन नंबर्स लिख देना है। तो ये फॉर लूप के बाहर रहेगा, ये किसी फॉर लूप के अंदर रहने वाला स्टेटमेंट नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इवन नंबर्स आर, क्योंकि हमको एक बार इस चीज़ को प्रिंट करना है ना, इवन नंबर्स आर, और उसके नीचे हमको सारा इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, इसीलिए फॉर लूप के ऊपर है। ये तुम समझ सकते हो, ड्राई रन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमको इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इवन नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं और उन इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए देखो हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नाम है टाई लिखे हैं। इस बार देखो फॉर लूप के अंदर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स तो बहुत सारा हो सकता है और इवन नंबर जो है वो नाम एट आई में कुछ जो नाम एट आई होगा वो इवन होगा। तो उसके लिए लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि फॉर लूप एक चला रहे हैं, इस फॉर लूप की वजह से नाम एट आई में सारा एक एक करके एलिमेंट आता जाएगा और जो नाम एट आई मॉड 2 इक्वल टू 0 है, नाम एट आई जनरल एलिमेंट हो गया, मतलब नाम एट 0 आएगा, फिर नाम एट 1 आएगा, नाम एट 2 आएगा, नाम एट 3 आएगा, डॉट डॉट जितना भी एलिमेंट है नाम एट 9 तक सारा आएगा। और जो इस बात को सच करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एक करके सारा एलिमेंट आ रहा है, वो इस फॉर लूप के कारण आ रहा है, ठीक है। इस फॉर लूप के कारण नाम एट आई में अलग अलग एलिमेंट आ रहा है, पहला एलिमेंट से लेकर 10वां एलिमेंट तक आ रहा है। और हम लोग कंडीशन लगा दे रहे हैं, जब भी कोई एलिमेंट आएगा एक एक करके जैसे आ रहा है तो हम लोग कंडीशन लगा दे रहे हैं, इफ कंडीशन, कि अगर वो जो एलिमेंट है, वो जो भी एलिमेंट अभी आया है, मान लो अभी पहला एलिमेंट आया, तो अगर पहला एलिमेंट मॉड 2 है, मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मॉड 2 इक्वल टू 0 है, मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तभी आप उसको प्रिंट कीजिए, प्रिंट एलन कर दीजिए, और नहीं तो मत प्रिंट कीजिए। तो फिर पहला एलिमेंट आएगा, अगर इस कंडीशन को सच करेगा तो ये नाम एट आई प्रिंट होगा, मतलब वो एलिमेंट प्रिंट होगा। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, है ना, दूसरा नंबर आएगा जो भी नाम एट आई में होगा,
जो कि नाम एट 1 होगा, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट आएगा जो कि होगा नाम एट 2, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो तीसरा एलिमेंट नाम एट 2 होगा। अगर नाम एट 2 इस इफ कंडीशन को सच करेगा, मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तभी वो प्रिंट हो पाएगा। फिर चौथा एलिमेंट आएगा, पांचवा एलिमेंट आएगा, छठा एलिमेंट आएगा, सातवां एलिमेंट आएगा, जो जो इस कंडीशन को सच कर पाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक जनरल चीज है ना, तुमको यही चीज इवन नंबर्स आर तुम लिख दिए और प्रिंट कर दिए। अगर तुमको इवन और ऑड दोनों प्रिंट करना रहता है, ठीक है, इवन नंबर्स को भी प्रिंट करना रहता है और ऑड नंबर्स को भी प्रिंट करना रहता है, तो इवन नंबर्स को प्रिंट करना रहता है, ऑड नंबर को भी प्रिंट करना रहता है। ये हो सकता है एक तुम्हारे पास इवन नंबर्स को प्रिंट करना है और प्लस काउंट भी करना है कि कितने सारे इवन नंबर्स हैं। तो देखो अभी हम लोग इवन नंबर वाला देखे थे, अब उसी में काउंट देख लो कि इंट काउंट इक्वल टू 0 लगा दिए, और जब भी ये कंडीशन सच होगा तो हम काउंट का वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, या काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे, या इसी को तुम लिख सकते हो काउंट प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि तुम्हारा काउंट होता जाएगा कि कितना बार ये कंडीशन सच हो रहा है। जितना बार भी ये कंडीशन सच होगा तो काउंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और ये बात पक्का है कि पूरा काउंट करने के बाद ही ना प्रिंट करोगे काउंट को, मतलब जितना भी इवन नंबर्स है उन सबको काउंट कर लोगे, कंप्लीट काउंटिंग तुम्हारा चल जाएगा, उसके बाद आखिरी में ना प्रिंट करोगे कि कितना इवन नंबर्स था। तो ये जो चीज़ है वो तो एक वैल्यू निकल के आएगा और वो भी आखिरी में। तो ये जो चीज़ है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन टोटल इवन नंबर्स आर प्लस काउंट, ये फॉर लूप के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि हम पूरा काउंट पहले कर लेंगे, उसके बाद एंड में प्रिंट करेंगे। ये तो नहीं है कि तुरंत तुरंत प्रिंट करते जाएंगे या बहुत बार ये चीज़ प्रिंट होगा, तो फॉर लूप के अंदर नहीं हो सकता ये चीज़। और ये काउंट कर लिए। अच्छा, ऐसा ही प्रोग्राम तुम्हारा हो सकता है कि तुमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इवन नंबर्स को प्रिंट करना है और ऑड नंबर्स को भी प्रिंट करना है, ठीक है। या इसी टाइप का प्रोग्राम को अगर कैर में बदल दो, कैरेक्टर डेटा टाइप में, तो तुमको ये करना हो सकता है कि तुमको अपर केस वाले को प्रिंट करना हो सकता है और लोअर केस वाले को प्रिंट करना हो सकता है। मतलब जो कैरेक्टर्स अपर केस में उसको प्रिंट कीजिए सारों को, और जो लोअर केस में उन सबको फिर प्रिंट कर दीजिए। तो इस टाइप का हो सकता है। ऐसा ऐसा प्रोग्राम तुमको देखने को मिल सकता है। और चलो एक ऐसा ही प्रोग्राम हम देख लेते हैं। इसमें तो सिर्फ अपर केस वाले कैरेक्टर्स को प्रिंट किया गया है हाँ, ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या किया जा रहा है कि अपर केस को भी प्रिंट किया जा रहा है और वॉवेल्स को भी प्रिंट किया जा रहा है। मतलब ये कैर डेटा टाइप में हो गया, लेकिन प्रोग्राम लगभग सेम है। देखो पहले